नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। ये हमारा न्यूज़ ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम है, जहां पर हम पिछले हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खबरें और जो जियोग्राफी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थी, उन खबरों को हम एक बार मैप पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पिछले हफ्ते का अभ्यास प्रश्न क्या था। तो सबसे पहले पिछले हफ्ते के अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार चीजें हमारे सामने दी हुई थी। पहला है आपका केनाम्पा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा एंजल फॉल्स, तीसरा नास्का लाइंस, चौथा मराकाबी झील। तो अब हमें बताना था कि इनमें से कितनी चीजें आपका वेनेजुला के अंतर्गत आती हैं, वेनेजुला के क्षेत्र में मौजूद हैं। वेनेजुला के बारे में आप जानते हैं कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो थोड़ा सा सवाल में अगर आप देखें, अगर आप केनाम्पा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी वेनेजुला में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी को आप बाहर कर सकते हैं। एंजेला फॉल्स की अगर आप बात करें, ये भी आपको वेनेजुला में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो आप ऑप्शन डी को भी बाहर कर सकते हैं। और इसमें अब आपके सामने ऑप्शन ए और सी बचते हैं। इसमें नज़का लाइन जो है ये आपका वेनेजुला में देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है ये बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से 1, 2, 4 जो है सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा एक बार डिटेल से इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे वेनेजुला का मैप आपको दिखाई देगा और वेनेजुला के मैप में अगर आप देखें तो ईस्ट की साइड में, अगर आप या ईस्ट साउथ ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कैनामा नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। एंजेला फॉल्स की अगर आप बात करें तो ये वेनेजुला का मैप है। वर्ल्ड मैप में आप वेनेजुला को देखेंगे, यहाँ पर वेनेजुला जो है वो आपका साउथ अमेरिका के ऊपर में यानी कि नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका ये एंजेला फॉल्स है और इधर आप ये आपका वेनेजुला है, यहाँ पर बीच में आपको मिलेगा एंजेला फॉल्स। तो ये भी हमने देख लिया है, एंजल फॉल्स भी बेसिकली हमने देख लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें नज़का लाइन, ये आपकी नज़का लाइन है। नज़का लाइन बेसिकली आपका पड़ता है पेरू में, तो ये चीज याद रखनी है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। नज़का लाइन कहां पर है? पेरू में है, ये आपको याद रखना है। नज़का प्लेट भी है, वो भी इसी जगह पर पड़ती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है नज़का लाइन। तो नज़का लाइन है, नज़का प्लेट भी है, ये आपको याद रखना है, ओशियानिक प्लेट है। और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाएं तो यहाँ पर एक हमारी लेक रह गई थी, तो लेक मराकाइबो जो है ये भी आपका वेनेजुला में ही पड़ती है। तो ये चीजें तमाम आपकी वेनेजुला में हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला जो हमारा सवाल उसमें आपसे पूछा गया है कि माउंट डेनाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका निर्माण रेंगिलिया कंपोजिट टेरेन के उत्तरी अमेरिकी प्लेट से टकराने से हुआ था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि ये कोयार्क जनजाति के लिए सांस्कृतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ऑप्शन अगर आप देखें, हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है, यानी कि तीनों जो आपके स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट को एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की अगर आप कोशिश करें तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ये इधर वाला रीजन है ये है आपका नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका वाला रीजन। ये है आपका अलास्का। अलास्का आप जानते हैं पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रशिया से अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया था। एक पॉइंट आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि रशिया और अलास्का के बीच में कौन सा स्ट्रेट पड़ता है। तो इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट आपको रशिया और अलास्का के बीच में देखने को मिलेगा। और अलास्का में आपको देखने को मिलेगा माउंट डेनाली, जिसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 6190 मीटर के आसपास है। तो माउंट डेनाली आपने देख लिया, ये अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अलास्का रीजन में आपको माउंट डेनाली देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके निर्माण की अगर आप बात करें तो इसका निर्माण जो है ये बेसिकली हमने इसके स्थान को देख लिया है कि ये उत्तर अमेरिका में अलास्का रेंज के पास आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसका जो निर्माण है, साथ ही ये इसका जो निर्माण है विशाल एक ग्रेनाइट ब्लॉक है, जिस ग्रेनाइट ब्लॉक का निर्माण जो है वो रेंगिलिया कंपोजिट टेरेन, एक महासागरीय प्लेट है यानी कि एक ओशियानिक प्लेट है, जिसका टकराव जब उत्तर अमेरिकी प्लेट से हुआ था तो इसका निर्माण आपको देखने को मिला था। माउंट डेनाली का निर्माण आपको देखने को मिला था। इसके अलावा माउंट डेनाली जो है वो आपका 7 समिट्स का भी हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। 7 समिट्स बीच में एक बार चर्चा में आया था जब एक भारतीय व्यक्ति ने, एक भारतीय टीनेजर ने 7 समिट्स की सफलता जो है हासिल की थी। 7 समिट्स में बेसिकली भारत, दुनिया में जितने भी आपके महाद्वीप हैं
उन सभी सातों महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको समिट किया जाता है, उसको जो है फतेह किया जाता है। और माउंट डेनाली जो है ये बेसिकली आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और 7 समिट्स में अगर आप देखें तो माउंट डेनाली तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये कुछ पॉइंट आपको माउंट डेनाली के बारे में याद रखने हैं। इसका निर्माण तकरीबन आपका 60 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक जनजाति देखने को मिलती है, जिस जनजाति का नाम है कोईकून जनजाति। तो कोईकून जनजाति को बेसिकली यहाँ पर सम्मान देने के लिए आपका इस पूरे रीजन का नाम जो है यहाँ पर चेंज किया गया था। इस पूरे पहाड़ का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, 2015 में इसका नाम कुछ और था, तो अब इसका नाम बाद में चेंज किया गया था। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को भी हमने देख लिया है। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। यानी कि ये कोयार्क जनजाति यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ये कोयार्क जनजाति नहीं है, बल्कि जिस जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया था उस जनजाति का नाम है आपका कोयूकोन जनजाति। तो ये चीज आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही नहीं है, बल्कि इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को एक बार देख लेते हैं। अगला जो हमारा सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रोएशिया गणराज्य के साथ स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन या जो 5 देशों के नाम हमारे सामने दिए हुए हैं उसमें पहला है आपका ऑस्ट्रिया, दूसरा सर्बिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और बोस्निया। तो इसके सही जवाब को अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया की अगर आप बात करें, क्या ऑस्ट्रिया जो है वो आपका सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि पहले स्टेटमेंट को आप हटा सकते हैं, पहले को अगर आप हटाएंगे तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि आपका सर्बिया, स्लोवानिया और बोस्निया ये सीमा साझा करते हैं, और ऑस्ट्रिया और रोमानिया जो हैं ये क्रोएशिया के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो मैप पर एक बार अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर कौन कौन सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ऑस्ट्रिया आपका सीमा साझा नहीं करता है। ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया जो है इसके बीच में आपको स्लोवेनिया देखने को मिलता है। और फिर एक जो आपकी कंट्री है और जो सीमा साझा नहीं करती है वो है आपका रोमानिया। रोमानिया अगर आप देखें, रोमानिया यहाँ पर बीच में पड़ता है। रोमानिया और क्रोएशिया के बीच में आपको हंगरी और सर्बिया देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों देश जो हैं वो आपका क्रोएशिया के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये मैप पर आपको देखना है, क्रोएशिया एक समुद्र के साथ या एक वाटर बॉडी के साथ सीमा साझा करता है, वो आपको याद रखना है, एड्रियाटिक सी। तो क्रोएशिया एड्रियाटिक सी के साथ भी सीमा साझा करता है। क्रोएशिया के बारे में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप के संगम पर एड्रियाटिक सागर के किनारे मौजूद है। क्रोएशिया किसके किनारे है? एड्रियाटिक सागर के किनारे मौजूद है। कौन कौन से देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो स्लोवानिया है, हंगरी है, सर्बिया है, बोस्निया है, हर्जोगोवानिया है और मोन्टेग्रो है। तो ये देश जो है बेसिकली यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। और जो इसकी समुद्री सीमा है यानी कि जो इसकी मरीन बाउंड्री है वो आपको इटली के साथ लगती हुई नजर आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कि ये लाल सागर को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है तथा अपने सबसे सक्रिय स्थान पर, सबसे नैरो प्लेस पर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि ये समुद्र की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% वहन करता है तथा भारत के कच्चे तेल और एलएनजी के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण परागमन मार्ग के रूप में कार्य करता है। अब दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज करें, इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये 200 किलोमीटर चौड़ा जो लिखा हुआ है ये काफी ज्यादा है, तो ये नैरो तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य अभी बीच में चर्चा में भी रहा था। क्यों चर्चा में रहा था ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है वो सही जवाब है। तो क्यों चर्चा में रहा था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईरान की संसद की तरफ से हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है जिस विधेयक के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ब्लॉक करने को लेकर के सहमति जताई गई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्यों चर्चा में आया था, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था, ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया था, तो उसके बाद ईरान ने इस तरह का कदम उठाया था। अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य की अगर आप बात करें कहां पर पड़ता है ये, तो ये ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में एक सकरा समुद्री मार्ग है, एक बहुत नैरो जो पैसेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका ईरान है, ये आपका अरेबियन प्रायद्वीप है या अरब प्रायद्वीप है। किस किस के बीच में आपको सीमा साझा देखने को मिलती है, तो ये बेसिकली आपका फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। यानी कि जो आपका पर्शियन गल्फ है यहाँ पर आपको ओमान, गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है,
और ब्रॉडर रीजन में अगर आप देखें तो ये आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। तो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को कौन कनेक्ट करता है? हरमुज झेलम मध्य जो है वो पर्शियन सी और जो आपका पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी जो है इसको कनेक्ट करता है। कौन कौन से देशों को अलग करता है ये भी हमको पता होना चाहिए। इसमें एक तरफ तो आपका ईरान है, ये आपको पता ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बड़ी सी कंट्री आपको यूएई दिखाई दे रही है, लेकिन यूएई यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। वो देश है आपका ओमान। ओमान का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर आपको मिलेगा। जो तो यूएई जो है वो आपका यहाँ पर नहीं पड़ता है, ओमान पड़ता है। तो ओमान और ईरान के बीच में आपको ये जो जलडमरू मध्य हरमुज जो स्ट्रेट है ये देखने को मिलेगा। और इसका जो सबसे संकरा बिंदु है वो तकरीबन 21 मील के आसपास है। 21 मील चौड़ा है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इसके अलावा ये वैश्विक तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो कि विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% हिस्सा वहन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका अपने आप सही हो जाता है। भारत की अगर आप बात करें तो भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात और लगभग 54% एलएनजी आयात इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से ठीक है। चलिए, ये हमने दोनों स्टेटमेंट को देख लिया है, दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगले सवाल में आपसे चाबहार बंदरगाह को लेकर के सवाल है। तो चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि चाबहार ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में मकरन तट पर स्थित है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान के वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और परागमन गलियारा स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना के 2 मुख्य बंदरगाहों में से एक शाहिद बहेश्ती बंदरगाह के विकास को प्रस्तुत किया है। तो तीनों स्टेटमेंट को अगर आप देखें, अगर आपने चाबहार बंदरगाह के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर ठीक हैं। इनको एनालाइज करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। सबसे पहले चाबहार बंदरगाह की लोकेशन अगर एक बार आप देखें तो ये बेसिकली आपका यहाँ हमारा भारत मौजूद है और भारत से होकर के ये समुद्री मार्ग आपका चाबहार बंदरगाह जाएगा, फिर यहाँ से सड़क मार्ग से हम अफगानिस्तान को कनेक्ट करेंगे। तो इसी को लेकर के भारत, ईरान और जो आपका अफगानिस्तान है इनके बीच में आपको समझौता देखने को मिला था, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है। अब चाबहार बंदरगाह की लोकेशन एक बार अगर आप देखें तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है और ये आपको ओमान की खाड़ी के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लोकेशन अगर आप देखें ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर वो लोकेशन है जहां पर चाबहार बंदरगाह मौजूद है और ये पूरा ईरान का एरिया है। इधर अगर देखें ये पूरा आपका पाकिस्तान का एरिया है। तो ये बेसिकली आपका हमने इसकी लोकेशन भी देख ली है, ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो 2016 में भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक कॉरिडोर डेवलप करने के लिए, एक ट्रेड कॉरिडोर डेवलप करने के लिए समझौता हुआ था और दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। और त्रिपक्षीय समझौता था, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, जिसको चाबहार समझौते के रूप में जाना जाता है। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रमुख परागमन बिंदु के रूप में उपयोग करके तीनों देशों के परिवहन और व्यापार में संपर्क का सुधार करना है। तो ये हमने देख लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके पूरी तरीके से ठीक हैं। और ये जो आपका चाबहार बंदरगाह है इसमें 2 बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। एक बंदरगाह है आपका शहीद कलंतरी और एक बंदरगाह है आपका शहीद बहेश्ती। इसमें से शहीद बहेश्ती जो है ये ईरान की तरफ से भारत को दिया गया है डेवलप करने के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल गोल्डन क्रेसेंट को लेकर के है कि गोल्डन क्रेसेंट शब्द जो है वो प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच त्रिपक्षीय व्यापार समझौता। ऑप्शन बी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक ऊंचाई वाला तीर्थ मार्ग। ऑप्शन सी मध्य एशिया में ऊर्जा सहयोग समझौता और ऑप्शन डी ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने वाला अफीम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है कि गोल्डन क्रेसेंट किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 3 देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कौन कौन से 3 देश हैं? इसमें है आपका सबसे पहले अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इन तीनों क्षेत्रों को जो एरिया कवर करता है ये एरिया मुख्य तौर पर आपका अफीम के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एक और एरिया है गोल्डन ट्रायंगल, भारत के ही पास पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल में बेसिकली आपका इसमें आपको बर्मा देखने को मिलेगा, थाईलैंड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है। ये 3 देश जो हैं ये बेसिकली आपका जो है मादक पदार्थों की जो उत्पादन है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस माने जाते हैं। तो भारत जो है ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है दोनों क्षेत्र। इसमें आपका गोल्डन क्रेसेंट जो है वो अफीम के लिए है और गोल्डन ट्रायंगल जो है ये बेसिकली आपका मादक पदार्थों के उत्पादन के लिए है। तो दोनों ही क्षेत्र जो है भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। इनके नाम को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है
कि टिटिकाका झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये झील पेरू और बोलीविया के बीच की सीमा पर स्थित है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हमारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब अगर आप देखें तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो इसमें पूरी तरीके से ठीक है। तो ये जो आपका टिटिकाका झील है, ये टिटिकाका झील आपको बोलीविया और पेरू की जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पर देखने को मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इस वजह से ठीक है क्योंकि टिटिकाका झील जो है वो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया में भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक मानी जाती है। तो टिटिकाका झील के बारे में आपको याद रखना है कि यह दक्षिण अमेरिका की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टिटिकाका लेक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को अगर आप देखें, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि बेसिकली एक तरफ आपके सामने सागर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ बेसिकली उनसे लगा हुआ देश आपको मिलेगा। सबसे पहले एड्रियाटिक सागर के सामने अल्बानिया है, काला सागर के सामने क्रोएशिया है, कैस्पियन सागर के सामने कजाकिस्तान है, भूमध्य सागर के सामने मोरक्को है और लाल सागर के सामने सीरिया है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच है, उसका जवाब हमको देना है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले एड्रियाटिक सागर और अल्बानिया को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सागर मिलेगा और ये बेसिकली यहाँ पर आपको अल्बानिया, तो यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सागर मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है अल्बानिया मिलेगा, यानी कि सीमा साझा करता है। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पहला स्टेटमेंट सही होने का मतलब ये है कि ऑप्शन सी को आप यहाँ से बाहर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, काला सागर और क्रोएशिया की बात करते हैं। तो मैप पर अगर आप देखें ये आपका ब्लैक सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्रोएशिया यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्रोएशिया यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। कैस्पियन सागर और कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कैस्पियन सी को अगर आप देखें मैप पर, कैस्पियन सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये बेसिक क्रोएशिया यहाँ पर आप देखें, क्रोएशिया को लेकर के ये क्रोएशिया है। क्रोएशिया बेसिकली आपका ये एड्रियाटिक सी के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है और ये है आपका बोस्निया और हर्जगोवानिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका क्रोएशिया जो है वो गलत है। और कैस्पियन सी की बात करें तो यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, ये आपका कजाकिस्तान है। यानी कि तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा पूरी तरीके से ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा ठीक है। अगला देखते हैं भूमध्य सागर और मोरक्को का, तो ये भी आपका पूरी तरीके से ठीक है क्योंकि अगर आप एक बार मैप पर देखेंगे तो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, ये आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी मिलेगा और ये आपको यहाँ पर मोरक्को मिलेगा। तो इधर सीमा साझा होती है। तो इस तरीके से आपका चौथा जो पॉइंट है ये भी पूरी तरीके से ठीक है। पांचवा लाल सागर और सीरिया, ये यहाँ पर गलत है आपका। तो एक पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब हो जाता है। एक बार लाल सागर को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप पर। तो लाल सागर यानी कि रेड सी को अगर आप देखें ये आपका रेड सी है और सीरिया आपका यहाँ पर पड़ता है। तो सीमा साझा नहीं होती है रेड सी और सीरिया के बीच। सीरिया जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा साझा जरूर करता है। तो ये हमने इस सवाल का जवाब सही ढंग से देख लिया है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि प्रायः समाचारों में देखे जाने वाले अवदिक्का, इसके अलावा क्रामाटोर्स और ज़पोरिज़िया, ये क्षेत्र बेसिकली कहां पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी रशिया और ऑप्शन डी सीरिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो क्षेत्र यहाँ पर व्याख्यायित किए गए हैं, जिनके नाम लिखे हैं, वो कौन से देश से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।